नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले के वीडियो में देखा कि मनोभाव की परिभाषा क्या होती है, मनोभाव होता क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं मनोभाव का स्वरूप। मनोभाव के स्वरूप में पहला है, मनोभाव जन्मजात नहीं परंतु संपादित होता है। संपादित मतलब कि सीखा हुआ, चाहे वो मित्रों के द्वारा सीखे, चाहे अनुकरण करके सीखे, चाहे शिक्षक के द्वारा, चाहे माँ बाप के द्वारा, चाहे पर्यावरण के द्वारा, किसी भी प्रकार से अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो होता है मनोभाव। मतलब संपादित, हम किसी न किसी तरीके से उसको सीखते हैं, ना कि वो जन्मजात होता है। व्यक्ति जिस परिवार, पाठशाला एवं समाज संस्कृति में पोषण प्राप्त करता है, उसमें से प्राप्त अनुभव उसके मनोभाव का गठन करते हैं। कोई बालक ऐसा कहता है कि मुझे करेले की सब्जी नहीं खानी है, तब उसकी माँ उसे सब्जी के बदले गुड़ खा, अचार खा ऐसा कहती है, तो बालक गुड़ एवं अचार के साथ रोटी लेता है। इस तरह जब बालक करेले की सब्जी का विरोध करता है या अनिच्छा दर्शाता है, तब उसे पसंद की वस्तु विकल्प के रूप में दी जाती है। तो गुड़ एवं अचार के प्रति विधायक एवं करेले के सब्जी के प्रति निषेधक मनोभाव विकसित होता है। बालकों में टेलीविज़न में आने वाले कार्टून या बाल कार्यक्रमों में के प्रति मनोभाव सीखे जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे जब माँ बच्चे को करेला देती है तो उसे नापसंद होता है वो करेला, उसके साथ गुड़ दे देती है कि आप गुड़ के साथ खा लो। तब क्या होता है, यहाँ पे करेले के प्रति नेगेटिव थिंकिंग होती है कि नहीं, करेला नहीं खाना। अब लाइफ में उसको करेला खाना होगा तो नहीं, पहले से ही नेगेटिव, मतलब उसका मनोभाव हो गया कि नहीं, करेला अब कड़वा होता है, मैं नहीं खाऊंगा। और गुड़ अच्छा होता है, मीठा होता है, मतलब गुड़ के प्रति वहाँ पे पॉजिटिव विधायक मनोभाव उत्पन्न हो रहा है, और जो करेला है उसके प्रति निषेधक मतलब नेगेटिव मनोभाव उत्पन्न होता है। इसी तरीके से कार्टून का उदाहरण दिया है कि बच्चों में अगर देखोगे तो आप उनके उम्र के हिसाब से उनको कार्टून पसंद होता है, बाल कार्यक्रम पसंद होते हैं, तो उन्हें उसके प्रति विधायक मनोभाव ही देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वो सीखते हैं। मनोभाव अधिकतर स्थायी होते हैं। अनुभवजन्य मनोभाव धीरे धीरे रूढ़िगत हो जाते हैं तथा लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए कई बार उनमें परिवर्तन करना कठिन हो जाता है, समय लगता है। नॉर्मन सिल्वर के प्रयोग से सिद्ध होता है कि मनोभाव में सरलता पूर्वक परिवर्तन लाना संभव नहीं है। बहुत से सामाजिक रीति रिवाज, रूढ़ियों आदि विषयों में देखा जा सकता है, जैसे जाति प्रथा खत्म करना, बाल विवाह प्रथा, अस्पृश्यता निवारण के लिए कई सालों से बहुत से विचारकों, समाज सुधारक, धर्म गुरुओं का लगातार प्रयास जारी है और अब भी जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कई समाजों में से उसे दूर नहीं किया गया है। जब तक लोगों में जागृति नहीं आएगी तब तक ऐसे प्रयास जारी रखने ही पड़ेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि मनोभाव में परिवर्तन करना कठिन है परंतु असंभव नहीं है, जिससे यह कह सकते हैं कि मनोभाव अधिकतर स्थायी होते हैं। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया है, जाति प्रथा जो रूढ़ि चुस्तता होती है, जाति प्रथा, विवाह प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता निवारण, ये सब चीज़ें आज भी समाज में देखने को मिलती हैं। मतलब कि ये अभी भी कहीं ना कहीं रूप से स्थायी हैं, समाज में बहुत देखने को मिलते हैं। हालांकि इनमें ये नेगेटिव, ये निषेधक मनोभाव है। हालांकि इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन किस तरीके से लाया जा सकता है? शिक्षा के माध्यम से, लोगों में जागरूकता लाकर, कुछ अभियान चलाकर परिवर्तन लाया जा सकता है और लाया गया भी है। पहले के आज से 100-150 साल पहले आप देखो तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती थी। बाल विवाह, फिर दूध पीती बच्चियों का मार दिया जाता था, लड़कियां अगर पैदा होती तो इस तरीके से कुरिवाज जो थे वो पहले थे। लेकिन शिक्षा बढ़ने के, लोगों के जागरूकता बढ़ने से अब क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें कम होती जा रही है। तो ये सब चीज़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आज भी समाज में बहुत लोग रूढ़ि चुस्त हैं। बहुत लोग सिर्फ अपने ही ख्यालों को लेके चलते हैं। नहीं, ऐसा होता था, भूतकाल में ऐसा होता था, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो इस तरीके से मनोभाव अधिकतर स्थायी होते हैं, हमेशा स्थायी नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा। मनोभाव व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में ही होते हैं। मनोभाव व्यक्तिगत आंतरिक विषय है जो विशिष्ट परिस्थिति में अभिव्यक्त होते हैं। मनोभाव आंतरिक विषय है, आंतरिक, व्यक्तिगत, आंतरिक विषय, मतलब कि ये सब व्यक्तियों के मन में अलग अलग मनोभाव होते हैं। सभी व्यक्तियों के मन में एक जैसा भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। एक प्रश्न पे सभी लोगों के अलग अलग मत होंगे। तो इसी प्रकार ये आंतरिक विषय है जो परिस्थिति में अभिव्यक्त होते हैं। विशिष्ट परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लोगों की राय, एडवाइस अलग अलग होती है। ओलपोर्ट के मतानुसार मनोभाव निश्चित व्यक्ति, वस्तु के परिस्थिति के प्रति मानसिक तत्परता है। व्यक्ति के मनोभाव किसी भी वस्तु, व्यक्ति के पक्ष में या विरोध में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। मनोभाव जो है वो मानसिक तत्परता है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना के संदर्भ में
वो क्या करता है, विरोध में प्रतिक्रिया देता है। जैसे कोई घटना हुई और हमको गलत लगा, तब हम किसी व्यक्ति का मनोभाव अगर है कि नहीं ये चीज़ सही है और हमको लग रहा है कि नहीं ये समाज के लिए गलत है, तो वहाँ पे हम उसके मनोभाव का विरोध करते हैं। हमारी मानसिक तत्परता तुरंत बोलती नहीं ये गलत हो रहा है, उसका विरोध करते। तो जैसे कोई व्यक्ति सेमेस्टर शिक्षा पद्धति की आलोचना करता है, तब सेमेस्टर पद्धति के पक्ष में रहने वाला व्यक्ति सेमेस्टर पद्धति की प्रशंसा करता है तथा उसे लाभ दर्शाने को प्रेरित करते होंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कुछ लोग सेमेस्टर पद्धति का विरोध करते हैं, तो अब सेमेस्टर पद्धति के विरोध में ये चीज़ें होंगी कि जो बच्चे हैं उनका मानसिक विकास नहीं होगा, वो सिर्फ एग्ज़ाम आएगी 1-2 महीने तभी वो रट के पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेमेस्टर में क्या होता है कि बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर 5 महीने 6 महीने पे एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पे बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये जो लोगों की रूढ़ी चुस्ता है कि नहीं पहले सेमेस्टर नहीं होता था तो सेमेस्टर नहीं होगा, तो उसके जगह कुछ ना कुछ नया बदलाव कि सेमेस्टर होने से बहुत सारे लाभ होंगे, तो वो लाभ बताएंगे तो सेमेस्टर पद्धति की प्रशंसा होगी, सेमेस्टर पद्धति लाया जा सकेगा, लागू किया जा सकेगा। तो मनोभाव व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में भी हो सकते हैं। मनोभाव व्यक्ति के समूह की ओर विकसित होता है। मनोभाव जो है वो व्यक्ति से समूह की ओर विकसित होता है। वो किस तरह, अब देखते हैं। अलग अलग शिक्षा एवं प्रत्यक्षीकरण की तरह मनोभाव में भी सामान्यीकरण का सिद्धांत देखने को मिलता है। व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर गठित मनोभाव धीरे धीरे वह व्यक्ति जिस समूह, जाति या धर्म का हो वह समग्र समुदाय के साथ जुड़ जाता है। जैसे किसी 1-2 घटना में ऐसा पाया गया है कि अमीर घर की लड़की किसी सामान्य गरीब घर में शादी करके आई हो, तो उसने अपने घर में कोई कार्य न किया हो तो उसकी छवि पड़ती है कि अमीर घर की लड़की है, यह कोई काम नहीं करती या उसको कोई काम नहीं आता है। इस अनुभव के आधार पर घर के लोग ऐसा कहते हैं कि अमीर घर की लड़की को घर चलाना नहीं आता। सीधी सी बात है कि एक नेगेटिव थिंक पूरे समाज के बारे में हमारा जो वक्तव्य है या जो हमारी मानसिकता है वो बदल देती है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि अमीर घर की लड़की अगर गरीब घर में आती तो वो काम नहीं करती। हालांकि ये अपवाद रूप है। कुछ अमीर घर की लड़कियाँ आएंगी तो उनको काम नहीं किया उन्होंने तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन सभी घरों में ऐसा नहीं होता है। वो काम करके आती, फिर भी काम नहीं की होती, फिर भी आके अपना घर परिवार अच्छे से संभाल लेती है। कोई ग्राहक 1-2 व्यापारियों को धोखा खाया हुआ है तो ऐसा मनोभाव अभिव्यक्त करता है कि जैसे सभी व्यापारी बदमाश हो। ऐसे व्यक्तिगत अनुभव से विकसित मनोभाव धीरे धीरे वे जिस व्यक्ति या समुदाय के हो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में धोखा खाया हो तो वो सभी को ऐसा बोलेगा कि नहीं ये चीज़ मत करना, ये चीज़ गलत है। तो ये गलत मतलब कि उसका जो मनोभाव है वो बदल गया है, क्योंकि उसने 1-2 जगह धोखा खा लिया। हालांकि ये गलत बात है, क्योंकि सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। आपने 1 बार धोखा खाया, 2 बार खाया, आप हर बार धोखा नहीं खाओगे। तो यहाँ पे जो मनोभाव है 1-2 बार धोखा खाने की वजह से, व्यापारी के साथ धोखा खाने की वजह से उसका जो मनोभाव है वो बदल जाता है और धीरे धीरे वही मनोभाव वो दूसरों पे थोपने लगता है। क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक बात दूसरी बात की तरफ ले जाता है, अपना जो सोच होता है वो दूसरे पे थोपने का प्रयास करता है और नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी कैच होती है। अगर समाज में एक नेगेटिव बात फैला दो तो बहुत जल्दी फैलता है, पॉजिटिव बात फैलाओ तो वो उतना नहीं फैलता है जितना नेगेटिव। तो इस तरीके से मनोभाव धीरे धीरे वो जिस व्यक्ति या समूह के समुदाय में हो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो व्यक्ति जिस समूह या समुदाय में होगा वहाँ तक आसानी से पहुँच जाता है। अगला है मनोभाव समूह व्यापी होते हैं। ज़्यादातर मनोभाव समूह के अधिकतर लोगों में समान रूप से फैले हुए दिखाई देते हैं। जैसे अर्थात वह व्यक्ति तक रहने के बदले समग्र समूह में व्यापक बन जाता है। जैसे गांधी जी का स्वच्छ या अस्पृश्यता अभियान का मनोभाव उन तक सीमित रहने के बदले तमाम आश्रमवासियों या गांधी जी के जुड़े तमाम राष्ट्र सेवकों में व्यापक बनता गया। स्वदेशी आंदोलन या हिंद छोड़ो आंदोलन धीरे धीरे समग्र भारत में फैल गया। अर्थात 1 या 2 व्यक्तियों के मनोभाव तीव्रता एवं प्रभावशाली रूप के समग्र समूह व्यापी बन जाते हैं। सीधी सी बात है कि मनोभाव जो है यहाँ पे गांधी जी की जो थिंकिंग थी, गांधी जी का जो सोच था वो धीरे धीरे समूह में बदल गया। धीरे धीरे उनकी सोच लोगों को लगी नहीं ये अच्छी सोच है, ये समाज में नहीं होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, अस्पृश्यता निवारण
ये दूर करना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो गांधी जी के जो सोच थी वो सोच के आधार पर सब लोग उनके साथ जुड़े। तो इस तरीके से मनोभाव ये समूहव्यापी भी होते हैं। अगला है मनोभाव उद्देश्यपूर्ण और भावनाशील होते हैं। अधिकतर मनोभाव उद्देश्य लक्ष्य एवं भावनाशील दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति या समूह के पक्ष या विरोधी विचार वर्तन या व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं, सामान्य रूप से मनोभाव में तटस्थता दिखाई नहीं देती। जैसे धर्म के प्रति सभी विधायक मनोभाव में धार्मिक रूढ़िचुस्तता या अंधश्रद्धा रखने वाले व्यक्ति धर्म के बारे में वैज्ञानिक स्पष्टता स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। सीधी सी बात है, इंडिया में धर्म आप जानते हो, यहाँ पे बहुत बढ़ावा दिया जाता है, धर्म को पूजा जाता है। तो इसी प्रकार अगर धर्म के बारे में कोई व्यक्ति कुछ वैज्ञानिक मंतव्य देगा अपना, तो उसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि धर्म को लोग एक रूढ़िचुस्तता के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे लोग अंधश्रद्धा के हिसाब से देखते हैं कई बार। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है कि वहाँ पे जो वैज्ञानिक स्पष्टता होती है कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वहाँ पे ये लोग उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। उसी प्रकार वैज्ञानिक अभिगम रखने वाले व्यक्ति को धार्मिक व्यक्ति अंधश्रद्धालु लगते हैं। जैसे कि डॉक्टर को अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई ये व्यक्ति बीमार है और मरने वाला है, इसका इलाज करो, तो डॉक्टर उसका इलाज ही करेगा, ना कि वो बोलेगा कि आप भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, वही ठीक करेंगे। ऐसा नहीं होता, वो वैज्ञानिक ढंग से ही उसका निराकरण करेगा, ना कि धार्मिक रूप से। इस तरीके से दोनों पक्ष जो हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक, दोनों पक्ष इस तरह से विचार या भावना की तरफ मनोभाव और अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रति विरोध मनोभाव में दिखाई देता है। यहाँ पे भावनाशील और वैज्ञानिक ढंग से अलग अलग मत होते हैं। अगला है मनोभाव व्यक्ति की पसंदगी नापसंदगी दर्शाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई वस्तु पसंद या नापसंद हो, उसी प्रकार कुछ वस्तु या व्यक्ति नापसंद भी होते हैं। तब पसंद व्यक्ति या वस्तु के साथ अच्छा लगता है, उनके साथ संपर्क बढ़ाने की इच्छा होती है और उनके साथ प्रवृत्तिशील रहना अच्छा लगता है। उससे अलग नापसंद या अच्छा न लगने वाला व्यक्ति या वस्तु को दूर रखने के लिए या उससे दूर रहने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। जैसे पढ़ाई में रुचि न रखने वाला बालक को विद्यालय में जाना, गृह कार्य या विद्यालय का गृह कार्य करना पसंद न होना, इसलिए विद्यालय शिक्षक और माता पिता के प्रति नापसंदगी की भावना जन्म लेती है। इसलिए पढ़ाई की नापसंदगी व्यक्तियों के साथ जुड़ी होती है। सीधी सी बात है, जो चीज़ें व्यक्ति को पसंद होगी वो वही चीज़ें करना, वही काम करना ज़्यादा पसंद करेगा। अगर बच्चे को खेल कूद में इंटरेस्ट है और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो पढ़ाई के प्रति उनको फोर्स करने वाले, उनको बढ़ावा देने वाले व्यक्ति नापसंद आएंगे। जैसे माता पिता, दोस्त, शिक्षक, स्कूल, ये सब वो बच्चे को पसंद नहीं आएंगे। वही अगर उनको कोई कहे कि चलो हम गेम खेलते हैं या घूमते फिरते हैं, तो वो व्यक्तियों को पसंद आएगा, क्योंकि वो उनकी पसंद के हिसाब से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मनोभाव का गठन किस तरीके से होता है और मनोभाव गठन करने से हमारे जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।